अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जो कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर डाल लेते हैं एक नज़र। वजीर आजम की चीन से वापसी, खाली हाथ यहाँ खुश खुश। दहशतगर्दी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उम्मीदें, तवक्कुआत, खदशात। लाहौर फूड स्ट्रीट बम धमाका, सिर्फ दहशतगर्दी या हुकूमत के लिए कोई पैगाम। पाकिस्तान में सजाए मौत की बहाली के ऐलान पर इंसानी हकूक की तंजीमों की तशवीश, जेलरों ने सजाए मौत के कैदियों के ब्लैक वारंट्स तलब कर लिए। जी, वजीर आजम वापस पहुंच रहे हैं चीन के दौरे से और शामी साहब हस्बे मामूल सरकारी टीवी और सरकारी हुक्काम कह रहे हैं कि बहुत कामयाब दौरा था, तवक्कुआत से बढ़ के पजीराई मिली और हम बहुत कुछ लेके आए। देखिए, अगर तो आप सरकारी टीवी और एक ज़माने में तो सरकारी अखबारात भी हुआ करते थे। अच्छा, अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को प्यारे हो गए जी, क्योंकि उनका कोई पुरसान हाल ही नहीं रहा। उनकी पुरानी बिल्डिंगें मौजूद हैं। आप एबेट रोड पे भी जाएं तो मशरक़ की बिल्डिंग मौजूद है, पुराने मशरक़ की। ठीक। अब तो इस दुल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कई हिस्सों में तकसीम हो गया मशरक़। कोयटे में अलग, कराची में अलग, पेशावर में अलग। बहुत बड़ा अखबार था इमरोज़ और पाकिस्तान टाइम्स भी एक अखबारी अदारे ने ख़रीद लिया और एक डमी की सूरत शाया होता है, और इमरोज़ जो है वो भी कहीं कोई डमी छाप रहा होगा उसकी। तो ये सारे अखबार जो थे आहिस्ता आहिस्ता हुक्मरानों की तारीफ़ करते हुए बस अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक। क्योंकि हुक्मरानों की तारीफ़ जो है उसकी खूबी ये है कि उसके नतीजे में आदमी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। कोई अखबारी अदारा तो कम अज़ कम। बिल्कुल। तो बहरहाल पीटीवी और सरकारी या नीम सरकारी अखबारात जो हैं, अगर उनको आप मद्देनज़र रख लें तो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान का कोई दौरा आज तक नाकाम नहीं हुआ। अच्छा। और जब अयूब खान साहब हमारे थे, मैं उस वक्त पढ़ता था कॉलेज में, तो वो आते थे, एक मालूम हुआ कि जनाब इमदाद लेके आए हैं, इतनी इमदाद मिल गई। तो हमारे चौधरी मोहम्मद अली साहब साबिक़ वज़ीर आज़म थे, वो कहते थे भाई यह इमदाद नहीं है, ये कर्ज है। अच्छा। और वो कहते थे अगर ये हुक्मरान ये लिखें अयूब खान साहब इतने $1 मिलियन कर्ज लेके आ गए, तो फिर देखता हूं कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होता। तो हमने कर्ज को इमदाद का नाम दे दिया और फिर उसे जी भर कर लुटाया। ठीक। और हमारे दोस्त हैं मुश्ताक जावेद साहब, अमेरिका में होते हैं, वो कहते होते देखिए हम तो कर्ज को मुफ्त समझते। गुड। ठीक है ना। और हमारे एक और अजीज थे, जब किसी से कर्ज ले लेते और वापस मांगने जाता, वो कहते भाई ये तो हमारी किस्मत का आपके अल्लाह मियाँ ने कुछ दे दिया था, वो हमारे पास आया वापसी कैसे। तो हमारे मुल्क में भी ये ख्याल था, हमारे बहुत से हुक्मरानों का और अफसरों का, उनसे गुफ्तगू करते थे, वो कहते थे ठीक है इसमें कौन पूछेगा, तो ये कौन वापस लेगा हमसे। बिल्कुल। और बस ठीक है, एक दफ़ा बस कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फ़क़ मस्ती एक दिन। वो आ जाती है रिकवरी टीम फिर। हाँ, अब फिर मालूम हुआ कि जनाब ये तो साफा डालने वाले आ गए। बिल्कुल। तो रिकवरी ये हुई, फिर कर्जे देने के लिए वापस और लिए गए, फिर और लिए गए, फिर और लिए गए। तो अब तो कर्ज ही कर्ज बाकी है हमारा। वो कहें कि एक धुंधला सा तस्वुर है कि दिल भी था यहाँ, अब तो सीने में फ़कत एक टीस सी पाता हूँ मैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है अब तो कर्ज ही का दूसरा नाम बन के रह गई। तो चीन से कुछ मदद लेके नहीं आए हमारे वज़ीर आज़म? देखिए, चीन में जो वज़ीर आज़म गए हैं नवाज शरीफ साहब, तो पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि उम्रे पे नहीं गए और चीन गए। ठीक। तो अब पता नहीं अल्लाह मियाँ का रद्द-ए-अमल इस पे क्या होगा। पर रमजान में जगह जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अल्लाह मियाँ ने पूछा भाई जाओ भाई दुनिया वालों के पास जा रहे हो तो फिर देखो थोड़ी दुनिया का क्या बनता है। ठीक है। और दूसरा ये भी सोचा होगा नहीं भी अल्लाह मियाँ से कहा होगा कि जनाब मैं तो हाजिर हो रहा हूँ रमजान में, थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दीजिए। बिल्कुल। तो बहरहाल चीन गए
और बड़े 5 दिन गुजारे वहाँ, और बड़ी एक मैं बिजनेस विजिट था ये एक। अच्छा। अब शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी एक काम से लगे नजर आए, और हमारे जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जो है वो भी माशाल्लाह कोट पतलून टाई के साथ मौजूद थे मौका पे मौका। और फिर हमारे आसन इकबाल जो है, जो वजीर है तरक्यात के और क्या प्लानिंग के मनसूबाबंदी के, तो पहले भी गए थे। इन दौरे से पहले उन्होंने दौरा किया था चीन का, दौरे की प्लानिंग की। हाँ जी, और उसमें एक बहुत सी चीज़ों पे इत्तफाक करके आए। अब भी उन्होंने की, वो भी माशाल्लाह एक बड़ी वालदा जो थी उनकी, वो आपा निसार फातिमा, उनके बेटे हैं। एक का अपना हल्का कुरान का दर्स कुरान का हल्का था ख्वातीन का, बहुत एक मुतहर्रक खातून थी, बुरका पोश थी, लेकिन असम्बली की मेंबर थी, कौमी असम्बली की। अच्छा। और बड़े जज्बे के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करती थी, और पूरे पाकिस्तान में उनकी खास इज्जत थी और वक़ार था। बिल्कुल। तो उस बावकार खातून के वो बेटे हैं, और वो मौलाना अमीन हसन इस्लाही की ख़ाहिर निस्बती थी, यानी साली थी। अच्छा। हाँ, उनकी जो दूसरी बेगम है, और पहली बेगम का इंतकाल हुआ तो दूसरी शादी की उन्होंने। उस शादी से यानी आपा निसार फातिमा उनकी सिस्टर इन लॉ कह लीजिए, गोया गामदी साहब का उस्ताद खानदान है। हाँ, उस्ताद खानदान है जी। लेकिन बहरहाल आसन इकबाल जो है वो एक बहुत सलीके के, बहुत पढ़े लिखे, वाटन स्कूल से उन्होंने जनाब वो किया है MBA, और फिर यहाँ से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से उन्होंने लाहौरी से इंजीनियर हुए, और उसके दौरान में इस्लामी जमीयत तलबा का हिस्सा रहे, वो प्रेसिडेंट भी बने यूनियन के, मेरा ख्याल है। अच्छा। यानी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया, और उसके बाद वो अमेरिका पढ़े, और अपना होनहार नौजवान है, अब तो थोड़ा उम्र ढल गई है, और एक मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी की अपनी एक तारीख रखते हैं। अब तो तरक्यात की जो मनसूबाबंदी है वो उनके हाथ में आई है। ठीक। तो बहरहाल चीन का जो दौरा है वो बहुत कुछ अच्छी खबर लेके आया पाकिस्तान के लिए। मसलन अगर हम इसको पॉइंट 1, 2, 3 करें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तरफ तवज्जो होगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 5 शहर जो है पंजाब के, जी, उनमें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा। उसके लिए मेट्रो चलाई जाएगी, ज़ेर ज़मीन होगा, ये बरसर ज़मीन होगा, वो टीम आएगी चीन की, और पब्लिक और सरकारी पार्टनरशिप से, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से, यानी चीन के साथ एक पार्टनरशिप की नौयत होगी, और यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, टेक्नोलॉजी भी उनसे आएगी, उनके पास से पैसा भी आएगा, और इस तरीके से हम अपने शहरों की सूरतगरी करेंगे। कराची जो है उसमें भी जनाब एक सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, जो पुरानी हुकूमत उस पर सोई रही। उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है हमारे दोस्त एजाज खिलजी साहब, रेलवे के बड़े पुराने अफसर हैं, बहुत एक जज्बे वाले, बहुत ईमानदार, और उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। जापान के साथ मुआवनत के वो मनसूबा बन रहा है, लेकिन वो सिंध की हुकूमत और वफाक की हुकूमत ने उसको बर वक्त मंजूर नहीं होने दिया जी। और यानी अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अगर वहां एक मनसूबा ये बन जाता तो आज उनके सर में भी एक कलगी लगी होती, और वो कलगी लेके अपना वोट हासिल करते। अब तो कह रहे हैं वो अवैस मुजफ्फर साहब शायद इस मंसूबे को आगे लेकर अब नहीं, अब तो ये रेलवे है, उसके अंदर रेलवे का हिस्सा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि रेलवे की जमीन भी है, रेलवे के रिसोर्सेज है उसकी। तो रेलवे और सिंध हुकूमत मिलके उस मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए कि ये जापान के साथ जो मामला है वो आगे बढ़ता है, या उसमें भी कुछ चीन की मुआवनत हासिल करने की कोशिश होती, लेकिन जापान के साथ मामला काफी बढ़ चुका है और इस पर इत्तफाक हो चुका है, मेरा उस पर ही आगे बढ़े। तो वो एजाज खिलजी साहब जो है बड़ी सलाहियत है, अगर हुकूमत की पुष्पनाई हासिल हो, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब काम करते हैं उस तरह ख्वाजा साद रफीक भी एक रिकॉर्ड कायम कर दे, तो कराची को यह मंसूबा मिल सकता है। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि वजीर आज़म हमारे लिए चीन से क्या क्या लेकर आ रहे हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही है वज़ीर आज़म के दौरा चीन के हवाले से। शामी साहब, अगरचे ये सवालात का हिस्सा नहीं है, लेकिन आई कांट हेल्प माई सेल्फ कि जनाब आरिफ वाला से ज़ीशान खान साहब ने बहुत ही दिलचस्प SMS किया। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म चीन गए थे बिजली लेने, बस आते ही होंगे। वैसे तो चीन से आ जाते हैं ना जवाब जी, तो चीनी गुड़िया की बात होती है।
अच्छा। जब हम जाते थे हमारे बच्चे तो कहते थे, बच्ची मेरी बेटी, जी। अबू हमारे लिए चीनी गुड़िया ले आइएगा वहां से। ठीक है। तो चीनी गुड़िया जो है पता नहीं वो आती है, वो भी ले आए तो कोई हर्ज नहीं है। तो बिजली आएगी या नहीं आएगी देखिए चीन की बात यह है मदद से? कि बिजली कोई एलसी खोल के तो इंपोर्ट नहीं की जा सकती, ठीक। ना जेब में रख कर लाई जा सकती, लेकिन हमें बहुत सा काम करना होगा, दिन रात एक करने होंगे, तब कहीं इस मरहले को हम सर कर सकें। लेकिन चीन की मदद मिलेगी हमें इस चीन हवाले की से? मदद यह है कि कोयले के जरिए बिजली पैदा करना, जी। एक तो चीन की मदद उसके लिए चाहिए, फिर हवा की बिजली, फिर सूरज से बिजली, सोलर पैनल्स चाइना में बनते हैं, उसके लिए भी मुआवनत की ज़रूरत है। फिर जो हमारे मौजूदा इस वक्त कई बिजली घर हैं, उनको कोयले के बिजली घरों में तब्दील करना है, उसके लिए चीन की मुआवनत की ज़रूरत है। और नंदीपुर का प्रोजेक्ट जो है, जो कि साबका हुकूमत के एक दो वजीरों की नज़र हो गया था, जी। अरबों का नुकसान हो गया करोड़ों की ख्वाहिशात में, अच्छा। और अब अरबों की चट्टी पाकिस्तान को पड़ेगी। बाद शहबाज शरीफ साहब ने किसी न किसी तरीके से वो जो चीनी कंपनियां हैं उनको शीशे में उतारा है। नंदीपुर वाले जो चीन के लोग हैं उनको कहा है कि आप आएँ और अपने काम का आगाज़ करें। देखिए बुनियादी कंसर्न जो है, और फिर कॉरिडोर जो काशगर से लेकर गवादर तक वो ट्रेन है वो चलनी है, तो नवाज शरीफ साहब ने एक और ताजमहल जो है उसका ख्वाब दिखा दिया। ऑन ग्राउंड ये सब कुछ कब तक नजर आ जाएगा? ये मेरा ख्याल, देखिए चीन जो है, चीन में जो मौजूदा क़यादत है वो 10 साल के लिए आई है जी। और हमारी ये इस वक्त तो 5 साल की तो है ना कम अज कम। बिल्कुल। तो अगर ये लग जाए, जिस काम पे लगते हैं, जो मोटरवे भी तो बना था ना, बिल्कुल। तो लग जाए तो कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। ठीक। शम्स साहब, एक वहां पर बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हुई कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बड़ी शिकायतें हुई। देखिए 3 शिकायतें बुनियादी वहां की, जो यहाँ की भी शिकायतें, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, आगे नहीं चलने देती जब तक पहिए न लगाया। बिल्कुल। और फिर जो सिक्योरिटी क्या है, अब देखिए चीनी पहले इंजीनियर्स पे हमला हो चुका है, अब सयाह जो है मारे गए, तो सिक्योरिटी क्या है? ठीक है। और दूसरी बात यह कि सरमाया जो है उस पर टैक्स मामला, जो टैक्स के मामला हैं वो क्या है? ठीक। तो सिक्योरिटी चाहिए, टैक्स के मामला दुरुस्त चाहिए और ब्यूरोक्रेसी से नजात चाहिए। ठीक। तो वजीर और यही जो हमारे अंदरूनी सरमायाकार है पाकिस्तानी, वो भी इसी बात को रोते हैं। तो वजीर आजम ने यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक चीन के लिए खसूसी सेल मुकर्रर किया जाएगा, बनाया जाएगा, और वजीर आजम ने अपना ईमेल दे दिया उनको। ठीक। कोई मुश्किल हो मैं हाजिर हूं। वो सेल जो है वो तेजी से काम करेगा और रुकावटों को दूर करेगा। भाई चीन के लिए तो आपने ये सेल बना दिया, चंदा बैटरी सेल। हाँ। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर हैं बेचारे, जो यहाँ भी पैसा लगाते हैं, सर हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, और जगह जगह इनको अगवा किया जा रहा है तावान के लिए, हमारे अपने ताजरों को और सनतकारों को, इनके लिए भी कोई सेल बना दिया जाए। बिल्कुल। पाकिस्तान के अपने जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके लिए भी तो, उनकी भी तो कोई सुनवाई हो कि उनको वो जनाब सरकारी अफसरों के आगे डाल दिए जाए और दहशत गर्दों के आगे डाल दिए जाए। तो इस पर भी गौर करना चाहिए वजीर आजम को। और हमारे जो दोस्त है अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने कहा है अगरचे उनके 2-3 सीटें उनके पास आई हैं, लेकिन बहरहाल एक हैसियत तो उनकी है। तो उन्होंने कहा कि मुनासिब होता कि पहले अमन व अमान कायम हो जाता, हमसे कोई मुतालबात हमारे मान लिए जाते, फिर उसके बाद ये सारा ट्रेन बनाई जाती। लेकिन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं, बिल्कुल, वो साथ हैं उनके। अख्तर मैंगल साहब की बात में अपना वजन है और वजीर आजम के कार्रवाई में उसमें अपना वजन है। बिल्कुल। देखिए अगर आप बीमार होते हैं, ये सारे काम बैक वक्त भी तो होने चाहिए ना। हाँ। बीमार जो है उसका इलाज भी होना चाहिए, बिल्कुल, उसको कपड़े भी पहनाने चाहिए, हाँ, उसको हवा भी देनी चाहिए, बिल्कुल, उसकी जेब में बिल भी हो दवा खरीदने का। हाँ। तो सारे काम कर। अब ये तो नहीं कह सकते आप बीमार हैं क्योंकि आपको कपड़ों की क्या जरूरत है, और आप बीमार हैं क्योंकि आपको हवा की क्या जरूरत है, और आप बीमार हैं क्योंकि आपको किसी एनवायरनमेंट की क्या जरूरत है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, हजूर आपको मकान की कमरे की क्या जरूरत है, आपको पंखे की क्या जरूरत। तो सारे ही काम भाई अख्तर मैंगल साहब बैक वक्त होते हैं और होने चाहिए। जो जख्मों पर मरहम भी रखना चाहिए जी, और उसके बाद यह है जो जख्मी है
उसके मुस्तकबिल की फिक्र भी करनी चाहिए। तो शम्स साहब, अगर चाइना में भी सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, तो अब जो वजीर आजम ने कहा था जी कि हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें सारे लोगों से मशवरा करेंगे, अब वो कॉन्फ्रेंस कब होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कुछ कहीं कहीं कंफ्यूजन पाया जाता है। ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, नहीं, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो अब जाहिर है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के तो नहीं होनी, बहरहाल और होगा उसके अंदर। हाँ, ये हमारी हुकूमतें जो है ना, जब उनको कोई और काम करने को ना रहे फिर वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाती है। अच्छा। ये गैर जमहूरी अदवार की पैदावार है। जिन अदवार में पार्लियामेंट नहीं होती उनमें इस तरह की कॉन्फ्रेंसें बुलाई जाती। अच्छा। और हमारे यहाँ क्योंकि अरसा दराज तक ये तबला बजता रहा है, तो इसलिए हमारी हुकूमतें सोचती हैं हर वक्त पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले। भाई जो पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेड लोग बैठे हैं उनसे बात कर ले। लेकिन अब क्योंकि ये भी हमारे रवायत शुरू हो चुकी है, चलिए ये तबला एक दफा और खड़का ले। पहले ये हमारे पुराना दौर है गिलानी साहब का और फिर राजा परवेज रजब साहब का, उसमें पहले तो जनाब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई हुकूमत ने, उसके बाद एक बुलाई हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने, बिल्कुल, और एक बुलाई जनाब अवामी नेशनल पार्टी ने जी, जनाब असफंदियार वली साहब ने, बिल्कुल, और फिर मौलाना फजलुर रहमान वाली जो थी उसने कहा कि जनाब हम तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे, जिरगा बनाएंगे, जिरगा बनाया। और जो हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उसका ड्रोन बंद होने चाहिए। हाँ, तो और उसके बाद ये कहा कि हमें ये जो सारी सूरत हाल है उस पर असर नौ करना चाहिए। तो तरह तरह की करारदादें मंजूर हो गई, तरह तरह की कॉन्फ्रेंसें हो गई, नतीजा ढाक के तीन पात, यानी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं निकला अमली तौर पर। और वहीं का वहीं हमारे बच्चे मर रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं, दहशतगर्द दंदना रहे हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। और मौलाना समीउल हक साहब ने तो कहा देखिए अब बात सिर्फ इस तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए मामला किया जाए। तो भाई मुज़ाकरात तो सारे कहते हैं कि होने चाहिए। और ये जो बड़ा ग्रुप है ना तालिबान का, जी जी, हकीमुल्ला महसूद साहब का, बिल्कुल, वो तो कहते हैं मुल्ला उमर की हम बैत है, तो उनके साथ भी मजाक उन्हीं के साथ हो जाए तो अमन सुकून हो। और फिर ये छोटे छोटे ग्रुप है, उनका क्या इलाज होगा, उनकी तो कुछ ना कुछ सरकोबी करनी पड़ेगी जी। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, लेकिन कुछ काम अपना और भी कर लें। कौमी सलामती जो है वो पॉलिसी उसकी वजह कर लें, एंटी टेरर कार्रवाइयाँ करनी उनकी कर लें। कौमी सलामती पॉलिसी जो है वो बनाने के लिए भी वजीर दाखिला ने कुछ काम का आगाज किया है। तो क्या हमारा आधार है नेक्टा, जी जी, नेक्टा ने एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट भेजी है, मैंने देखा है उसको। अच्छा, कि उसमें कई तजावीज़ पेश की गई हैं। कल मेरा ख्याल उस पर गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ। तो शम्स साहब, इसका मतलब है ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की एक्सरसाइज है इसमें होगा तो कुछ नहीं, ये एक PR एक्सरसाइज है। हाँ, एक खिलौने क्या तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। अच्छा, तो वो खिलौने से हैं, कौम को मिल जाएंगे इकट्ठे बैठे हुए। भाई असल बुनियादी बात यह है कि आप जितनी भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, जब तक हुकूमत के पास विल नहीं होगी और हमारे सारे अदारे, हमारी एजेंसियाँ ये चीज़ें इनको इक्विप करें, इनको ट्रेन करें, इनकी ज़रूरत क्या है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ मिलना ही कुछ नहीं है तो छोड़ दें फिर हमें उनके रहमो करम पर, जो आता है जहाँ आता है कार्रवाई कर गुजरता है। और अभी आपने देखा कि गवाल मंडी में यहाँ बिल्कुल अनारकली, पुरानी अनारकली, फूड स्ट्रीट में, फूड स्ट्रीट जो नई फूड स्ट्रीट, पुरानी अनारकली, पुरानी अनारकली में तो दूसरी फूड स्ट्रीट, वो तो नजम सेठी साहब बहाल कर रहे थे, पता नहीं बहाल कर गए कि नहीं कर गए। मैंने तो अब खाना पीना क्योंकि जरा परहेजी शुरू किया हुआ है, फूड स्ट्रीट का छोड़, इसलिए फूड स्ट्रीट की खबर नहीं ली। ठीक। तो बहरहाल ये जो पुरानी अनारकली की फूड स्ट्रीट है उसमें जनाब बच्चे जो हैं और उन पर हमलावर हो गए, और कोई बदबख्त जो है, अब खबर आई वो कहते हैं कि बलोचिस्तान के लिबरेशन टाइगर्स हैं। ये टाइगर्स हैं, ये चूहे हैं, ये गीदड़ हैं जो इंसानों पर इस तरह से हमले करते हैं, गरीब मासूम इंसानों पर, बच्चों पर। आइसक्रीम खाने आई बच्ची वो कत्ल हो गई, और कई हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जख्मी हो गए और जान से हाथ धो बैठे। नौजवान हमारे जो खाना खाने के लिए आए थे, और ये फिर कहा किसी ने भाई हमारे बलोचिस्तान में जो हमारे साथ, बलोचिस्तान में आपके साथ क्या हो रहा है? बलोचिस्तान में तो आपने पंजाबी मार दिए, आपने पश्तून मार दिए, हजारा मार दिए, किस किस का आपने खून किया। सैकड़ों पंजाबी मारे गए, पंजाब से तो कोई आवाज ये नहीं बुलंद। वहां पर भी तो लाशें मस्क होकर फेंकी गई, नहीं, लोगों को घर से पंजाबियों की लाशें फेंकी गई। अब पता नहीं इनकी लाशें कौन फेंक रहा है, कोई कह रहा है कोई फेंक रहा है, कोई ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप भी है, एजेंसियों के नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन इस हर चीज की तहकीकात होनी चाहिए। जो काम करने वाला, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला है
उससे पूछा जाए, उसका हिसाब लिया जाए। ये नहीं कि जो अमजद जो है वो कोई खराबी करे और अमजद को उसकी सजा दे दी जाए। तो देखिए ऐसा काम नहीं होता, ये इंसानियत ये नहीं कहती। तो अब ये इंसानियत जो है जगानी है, तो आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शब साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। शम साहब फिर आखिर ये कॉन्फ्रेंस होती क्यों? क्या गवर्नमेंट को ये ख्याल है कि ये सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे अगर इसने कोई वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार की? नहीं, ये बस एक सियासी एक्टिविटी होती है। चलिए, अगर इसका कोई करना चाहते हैं शौक से कर ले। अभी तो इमरान खान साहब जा रहे थे छुट्टियां गुजारने लंदन और अपने बच्चों से मिलने के लिए। उन्हें अपने दौरा मौखर किया, ये मालूम हुआ, तो अच्छी बात है, मिल के बैठ जाएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन काम जो है वो करने का है, करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इस तरीके से काम चलेगा नहीं। जी शाम साहब, एक और मसला पाकिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया का भी मौजू बना हुआ है वो है सजाए मौत। कि सजाए मौत के बारे में इंटरनेशनल तंजीमें कहती हैं कि ऐसा ना करें, और पाकिस्तान में आज भी सिंध में जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि आप सजाओं पे अमल दरामद करें। देखिए, मैं तो असल में एक अदारे में गया था आज, सन राइजिंग इंस्टीट्यूट, उसका जिक्र करना चाहता था लेकिन बाद में करता हूँ। अब आपने मुझे मौत की वादी में धकेल दिया। जी देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस तरह की तंजीमें जो मर्जी कहते रहे, हमें इसका कोई तवज्जो करने की जरूरत नहीं। और हमारी एनजीओ जो मर्जी कहती रहे, 3 हरफ भेजते हैं इनके ऊपर। लेकिन क्योंकि कुरान ने यह कसास मुकर्रर किया है, जान के बदले जान, ठीक, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। ये नस वाज़ेह है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक सजाए मौत ख़त्म नहीं की जा सकती यहाँ से, एक बात। दूसरी बात यह है, जो पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं उनमें तो गोया आप लोगों को मारने का और लाइसेंस दे दे, अगर सजाए मौत नहीं देते, सजाए मौत नहीं देते, उससे नहीं काम चल रहा। अब तो यहाँ खुद कुछ हमले भी तो हो रहे हैं ना, खुद मरते हैं लोग। अब जान तो इस तरह सस्ती कर दी और फिर हमले भी दूसरे भी करते हैं, वारदात भी होती है, तावान व अगवा होता है, गैंग रेप होते हैं। और ये जो सजाए मौत है ना, ये तो अमेरिका की भी तमाम रियासतों में ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, हाँ, अमेरिका की बाज़ रियासतों में भी ये सजा मौजूद है। ठीक। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस तरह की हमारी जो तंजीमें हैं, ये शोर मचाती हैं, जिनको फंडिंग होती है बाहर से, वो शोर मचाती हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। बाकी बात यह है भाई, जो हमारे मखसूस हालात हैं उनमें ये नहीं हो सकता जी, उनमें ये इस पे अमल करना पड़ेगा। शाह साहब, हमारे ये भी मखसूस हालात है कि इंटरनेशनली हमारी कोई इज्जत भी नहीं है ज्यादा। नहीं, इज्जत किसी और बाकों की है कि इज्जत ना करेंगे। अगर आप सजाए मौत खत्म कर दे, इज्जत हो जाएगी। तनकीद को इनवाइट कर लेंगे ना हम। नहीं, इनवाइट करते रहे, उससे क्या परवाह है। अमेरिका जैसे मुल्क में रियासतों में परवाह नहीं करते। बाकी दूसरे कई ममालिक देख लीजिए आप, इंडिया देख लीजिए, माफ हो गई बात। अभी देखे ना, गुरु को फांसी दी है कि नहीं दी, अफजल गुरु को? बिल्कुल दी। तो इंडिया में मौत की सजा खत्म नहीं हुई, अब रूस में मौत की सजा खत्म नहीं हुई, ईरान में खत्म नहीं हुई, अफगानिस्तान में खत्म नहीं हुई, और मेरा तो ख्याल है चीन में भी खत्म नहीं हुई। तो ये इनका अपना एक शोर गोगा है। अभी हम उस मरहले पर नहीं पहुंचे। हाँ, जहां कोई शक हो, जहां कत्ले खता हुआ है, जहां कोई किसी शक है किसी आदमी पर, मुकदमे में झोल है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इंसानी जान से खेलने की। जहां देखिए, जहां यकीन के साथ बात हो, वहां तो जरूर ये सजा उस पर अमल होना चाहिए। और फिर एक बात और पाकिस्तान इस्लाम ने एक रास्ता दिया है, रास्ता दिया है जो वारिस होते हैं मकतूल के, वो उनको खून बहा अदा कर दिया जाए, वो माफ कर सकते हैं। ठीक। अब ये हुकूमत जो है, ये जितने भी फांसी के कैदी हैं, उम्र यानी जिनको मौत की सजा हो चुकी है, 8000 के करीब लोग हैं, उनके वरसा हैं मकतूलीन के, एक मौका मिलना चाहिए कि कातिल के मुबैना कातिल के वरसा, ठीक, और मकतूल के वरसा मिल बैठें आपस में। अगर कोई जहाँ जहाँ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जहाँ जहाँ खून बहा अदा हो सकता है, वो अदा कर दिया जाए और उन लोगों को फांसी चढ़ाने में जल्दी ना की जाए। ठीक।
लेकिन जहां ये मामला नहीं होता वहां तो आपको फैसला करना पड़ेगा। एक बात अभी बड़ी दिलचस्प खबर मैं देख रहा था कि एक शख्स अमेरिका में एक सऊदी बाशिंदा वो पकड़ा गया कि उसने एक कत्ल में उसको मुलव्वस कर दिया गया। अगरचे वो बराह रास्त शरीक नहीं था, लेकिन जो कत्ल करने वाला था उससे उसके कोई ताल्लुकात थे और उसको पकड़ लिया गया। अब ये खबर आई है कि जो हमारे बादशाह सलामत है सऊदी अरब के, वो दे रहे हैं 2 मिलियन डॉलर हुकूमत को हर जाना और उसकी जान छुड़ा रहे हैं। पता नहीं ले जाएंगे वापस या वहीं रखेंगे। तो देखिए ये जो सारी 80 साल की कैद की सजा है आफिया सदीकी को मिली। बिल्कुल 80 साल फांसी से कमतर सजा है कोई। तो देख जराइम जहां ज्यादा होंगे वहां इस तरह की सजाएं होनी चाहिए और जहां शक हो वहां ऐसा काम नहीं तो होना शम से फिर आर्टिकल 45 के बारे में आपकी क्या राय है? सदर अक्रॉस द बोर्ड माफ कर लेता है? सदर माफ कर सकता है। सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि जहां वो महसूस करें कि ये शख्स जो कत्ल हो रहा है, जो फांसी चढ़ाने वाला है, इसके साथ ज्यादती हुई है या इसके कोई मतलब है कि इसका कोई बच्चे जो है छोटे हैं या कोई और हालात ऐसे हैं, वहाँ ये उसकी कत्ल जो है उसको माफ़ कर सकते हैं जी। ये उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। ये दस्तूर में लिखा हुआ है। तो माफ़ी का हक और चीज़ है और सज़ा देना एक और चीज़ है। तो शम साहब अब एक बात कही जा रही है, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में एक प्रेसिडेंस कायम कर दी सजाएं ना दे के, तो अब इसको दोबारा जिंदा करना, इस सजा को नहीं तो किताब कानून में, किताब आइन में मौजूद है। अच्छा। और भुट्टो साहब की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी लोगों को फांसी देने से गुरेज करती है और उनको मालूम है, फिर मांगों को माफ भी कर देना चाहिए था। फिर या तो उनको लटका के चले गए, बहुत से ना माफ किया और ना उनकी सजा कम की। नतीजा उसका क्या? नतीजा ये है कि वो अब बेचारे बरज़ख में लटके हुए थे, कंडेम्ड सेल्स में मौजूद थे, अब उनको वो सजाएं मिल जाएंगी। तो ये कोई हमें देखिए सजाए मौत देना जो है ये कोई शौक नहीं होना चाहिए किसी माशरे में, ये मजबूरी होती है। हालात को दुरुस्त रखने के लिए ये करना पड़ता है। तो गोया ये जो हुकूमती इकदाम है कि बहाल कर दें तो हालात दुरुस्त होंगे? नहीं दुरुस्त, देखिए ये एक फैक्टर है उसमें। ठीक। हाँ, अब तो यहाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आपको खुद कुछ वो जान की बाजी लगाकर जो आप हालात खराब कर रहे हैं उनको आप फांसी से क्या डराएंगे जी? देखिए लेकिन हमारे मुसलमानों में तो जिंदगी तसलसल है ना एक जी, इसके बाद दूसरी जिंदगी है। हाँ, तो ये सजा जो मिलेगी तो दूसरी जिंदगी का फिर यहीं सजा मिल जाए बजाय वहां सजा मिले जी। एक तसलसल में जिंदगी है ना जी। शम्स साहब एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपके सवाल जो SMS और फोन लाइंस और फेसबुक के जरिए हमें मौसूल हो रहे हैं वो भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और शामी साहब बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं सारे सवालात को क्लब कर लेता हूं जो हमारे 4 जुलाई के प्रोग्राम के हवाले से। इनमें अली शराजी साहब हैं, ज़ीशान अहमद साहब हैं, अशरफ साहब हैं, इन सब ने एक ही मतलब की बात की है। वो ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि 1977 में जब मार्शल लॉ लगा तो वो एक वक्त की गोया ज़रूरत थी, जबकि ये कहते हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं लंबे लंबे मज़ामीन में कि वो एक प्लान्ड मूव थी जनरल ज़ियाउल हक की। देखिए पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। मैंने तो अपने नुक्ता नज़र का आज़ाद कर दिया है, ठीक है, और जो साहब इससे इत्तफाक नहीं करते उनको इसका हक हासिल। ठीक है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी मालूमात है उसमें अपने मैंने राय दे दी है। बाकी शिया सुन्नी झगड़ा 1400 साल से ख़त्म नहीं कर सके, 1500 साल से। तो तारीख की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है वाक़यात जी। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, और मैं तो देखिए मैं चाहता हूँ कि इसमें हम फंस न जाए, ठीक, और हम एक दूसरे को का नुक्ता नज़र सुने और फिर जो मरहूम है, मरहूमीन, उनके लिए दुआ करें मग़फ़िरत की, इसाले सवाब करें उनके लिए और अपना काम आगे बढ़े, उनकी खूबियों को याद करें, मुल्क की तामीर करें। बैक वक्त भुट्टो साहब और ज़ियाउल हक साहब के लिए दुआ करना तो मुश्किल मैं करता हूँ। अच्छा शामी साहब, ये है जी मुमकिन है। काशिफ शब्बीर साहब पूछ रहे हैं, शामी साहब
अल्ताफ हुसैन साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अल्ताफ हुसैन साहब के मुस्तकबिल की आपको क्या फिक्र है? वो बरतानिया में रह रहे हैं जी। बरतानवी कानून के काशिफ साहब भी बरतानिया से ही हाँ, पूछ तो रहे आप अपना ये सवाल पूछिए वहाँ मेट्रोपॉलिटन पुलिस से, वो पूछिए जनाब दूसरा स्कॉटलैंड यार्ड से, और पूछ के हमें भी बता दीजिए। अब तो देखिए उनके ऊपर जो है तफ्तीश तो हो रही है, उनके अकाउंट्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं, उनके पास जो नकद रकम उसका सोर्स पूछा जा रहा है, और उसके बाद यह है कि जो इमरान का डॉक्टर इमरान का कत्ल है उसकी भी तहकीकात जारी है, उसकी कुछ कड़ियाँ मलाई जा रही हैं। तो अब कई एक मल्टीपल मामला है, कई पहलुओं से मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें इसमें तोते मैना उड़ाने की जरूरत नहीं है। जो बरतानिया के अदारे हैं वो अपने एक शहरी से पूछगिछ कर रहे हैं, नतीजा सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तो वह है नहीं कि आपने आंखें दिखाई और कानून लेट गया, और सियासतदान हमारे हुक्मरानों की जरूरत हुई तो कानून लेट गया। यहाँ तो पाकिस्तान में तो हमने अंधेर गर्दी बचा दी है ना, यहाँ तो दंदनाते फिरते हैं लोग, और आपकी सियासी मसलहतें जो हैं खुदा इन लोगों को समझेगा, इनकी सियासी मसलहतों ने हर चीज को, हर अदारे को खारिज करके रख दिया। लेकिन शम्स साहब वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी पे कायम जो वो बयान करते रहे भाई, अब आप इंतजार कर लीजिए, कोई इसमें जल्दी क्या है कॉन्स्पिरेसी के खात्मे का, कोई बात नहीं, देखें। हाजी अब्दुल वाहिद साहब है पाकपतन से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी 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 शामी साहब, कुछ गिले शिकवे हैं अब अपने टीवी वालों से। हाँ जी। कि हमें जो भी बताते हैं कि इतने फलां बम से मर गए, इतने पानी में डूब के मर गए, इतने लाइन में मर गए, हमारे लिए ये मसला कोई अच्छी खबर जो है ना वो टीवी की तरफ से हमें नहीं मिलती। अगर देते हैं तो कोई फिल्मों के टोटे दे देते हैं। सर दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि चंद दिन पहले एक राजनपुर से एक खबर थी कि गांव है जहां 100% तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्होंने अपनी आपके तहत किया। ऐसे लोगों का, ऐसे गांव का बार बार दिखाना चाहिए कि ये अच्छे लोग हैं। इसी तरह मराज खालिद हमारे थे, हीरो थे, हमारे किताबों में नहीं आया, बच्चों को नहीं पढ़ाया, उनका 2.5 मरले का मकान था, सादगी थी, इंतहाई शराफत थी। मैंने उसके घर भी जाके देखा कि अपना उसका भतीजा आया कि जी मेरा ये भतीजा है, 3 बजे से उठ के ये दूध इकट्ठा करके अपना लाया है, आप बेच के, बेटे आपने दूध बेच दिया? जी चाचा जी मैंने बेच दिया। चाची के पास जाके कर लो यार, इतने सादे, इतने अजीम वजीर आजम, वजीर आला क्या नहीं थे? जी हाजी साहब, इनका जिक्र भी होता है, सबका जिक्र होता है, आपका कोई शिकवा बजा भी है, कुछ बेजा भी है। मलक महराज खालिद साहब का जिक्र तो अच्छी तरह होता है, अच्छे अल्फाज में होता है। जिस कौम की आपने जिक्र की उसकी भी खबर आई है, को और भी खबर ले लेंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 कनाल वाले, 1 कनाल वाले घर वाले जो हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं, जिस तरह आप खुद हैं। माशाल्लाह आपका घर कई कनाल में है, वह 1 एकड़ में होगा, लेकिन आप अच्छे खासे शरीफ आदमी हैं। ठीक है। आमिर साहब है लाहौर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी जनाब। जी शामी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी 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 शामी साहब, मैं आमिर मलिक बोल रहा हूँ, लाहौर से बोल रहा हूँ। मैं हाँ जी एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये नादरा के इश्यूज थोड़े से डिस्कस करना चाहता हूँ। जल्दी कर ले जनाब। जी जी, नादरा के जो चेयरमैन है सर, इनको इनकी तरह देखें। कौन, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम है तारिक मलिक। हाँ तारिक मलिक साहब। जी जी सर, ये तारिक मलिक साहब की सर देखें, ये पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं। और सेकेंडली ये देखें सर कि इन्होंने एज ए डिप्टी चेयरमैन 5 से 6 करोड़ रुपया TADA बनाया है, और अभी तक सर 14 से 15 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। चलो माशाल्लाह। अब ये सेकेंडली जो सबसे बुरी चीज कर रहे हैं, ये कार्ड को 1500 रुपए तक लेके आ रहे हैं, 300 रुपए से। अब देखें यार, 5-6 अरब रुपए का ये कार्ड और ये मशीनें वगैरह खरीदे हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आती, ये पहले जरदारी साहब के दोस्त थे, अब ये देखिए बात यह है कि वो जिस जरदारी साहब के दौर में अपॉइंट हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां अपॉइंट होने वाला हर आदमी गलत हो गया। बिल्कुल। आपके जो उन पर एतराजात हैं, अब उन्होंने क्या कहा, TADA बना लिया, TADA बना लिया, और तनख्वाह 10-15 लाख रुपए। भाई अब तो 15 लाख तनख्वाह कोई रही मामूली हो गई है। आप देखें तो सही, बड़े बड़े अदारों, छोटे छोटे अदारों के लोग ले रहे हैं हमारे माशाल्लाह एंकर पर्सन, और कितनी कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं। बहरहाल जो आपकी शिकायतें हैं, वजीर दाखिला हजरत क्या नाम है उनका, चौधरी निसार अली खान साहब,
उनके आप मिल लीजिए, और अगर वो हमारी बात उन तक पहुंचे तो फिर तहकीकात करवा ले। वो आपकी जो शिकायत हैं उनको पेश कर दीजिए, कुछ तहकीकात करके ही कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ना। शाम साहब, ये माहीन साहिबा है बहावलपुर से, ये कह रही है शामी साहब जो मिस्र की हुकूमत है वहाँ पर उसका गिरना यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में 77 का ड्रामा दोहराया जा रहा है। नहीं तो पाकिस्तान में 77 में तो मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि धांधली की वजह से एक अखलाकी ताकत तो भुट्टो साहब की मुतासर हो चुकी थी, और कितना बड़ी तहरीक चली थी। यहाँ तो बेचारे 1 साल हुआ है हुकूमत किए और वो ड्रामा हो गया। बहरहाल अब देखिए आगे क्या होता है। अखवानुल मुस्लिमून जो है उसमें और फौज में अब ठनी हुई है। अब देखिए किसी तरीके से अगले इलेक्शन में कैसे नौबत पहुंचेगी। जब पिछला ही नहीं चलने दिया तो अगला इलेक्शन क्या होगा। तो बहरहाल शाम साहब, वहाँ पे जो बांग्लादेश मॉडल आया है, आपने उसको नाम दिया था, जिस तरह सिमिलैरिटी तलाश की थी, वो अब पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रहा है कि कहीं बांग्लादेश मॉडल पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान ना मिस्र है ना बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी अपनी रवायात है, अपने तरीके से पढ़े। अभी तो हमारी हुकूमत को तो कायम हुए यार हम चंद हफ्ते हुए हैं। जब भी आएंगे सीधे ही आएंगे। ये तो नहीं ऐसी अभी हम क्यों डर रहे हैं खामखा। आसिफ साहब है चिश्तिया से। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम साहब। शामी साहब, मेरा आपसे एक मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी वहाँ पे फार्म हाउस पे। क्या करते थे वहाँ? वो इलेक्ट्रीशियन थे, तो वो खंबे के साथ लटक गए थे, उनको करंट लगा था। तो मुझे किस सन में? 2002 में सर। तब से लेके आज तक मैंने ग्रेजुएशन की हुई, और मेरा मियां साहब कोई सवाल है कि मैं अपने बाप की डेथ के ब्याह पर मुझे उनसे कुछ चाहिए, चाहे मुझे वो किसी जॉब पे। आपको उनको कंपनसेशन नहीं दी उन्होंने कोई? सर जी उन्होंने दी थी, 50,000 की दी थी। वो तो आपको पता बरादरी सिस्टम होते हैं, वो उनकी फौतियों पे लग जाते हैं। तो सिर्फ 50,000 रुपए मिले थे आपको? जी सर जी, सिर्फ 50,000 रुपए। अच्छा, ये आप शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब इस पर तवज्जो करें। यहाँ तो हुकूमत जब आदमी जो रुखसत होता है दुनिया से तो खजाने से उसको 10 लाख 20 लाख दिए जाते हैं। ये 50,000 कंपनसेशन इसको क्यों दी गई? और इस बच्चे की तरफ तवज्जो कर ले। चिश्तिया में से बोल रहा था मैं खैर ये। जी बिल्कुल। तो ये बस शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और उनके फार्म हाउस के जितने जाती उम्रा के मुतल्लकीन मुतवस्सिलीन हैं वो इस बच्चे की जो गुजारिश सुन ले। देखिए शायद उसकी कोई बात बन जाए। गुजारिश पे तो आसिफ करमानी साहब भी काफी हैं। हाँ, उनके हम नेम सेक है उनके। जी। अब वो तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है ना जी। वो तो कहेंगे मैं तो सिर्फ पॉलिटिकल मामला पे गौर करता हूँ। ठीक है। शामी साहब, ये आमिर रजा साहब हैं सऊदी अरब से। और इन्होंने क्लियर किया है कि मैंने अपना नाम असली नहीं लिखा, लेकिन मैं आपसे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी सीरियस ट्रबल में हैं सऊदी अरब के अंदर, उन्हें बेदखल किया जा रहा है। ये बड़ी शिकायत लोगों ने की है कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि जो पाकिस्तानी सऊदी अरब के कानून के मुताबिक जो वीज़ा है उसकी बात चरायत है, और आपको एक ओपन वीज़ा नहीं मिलता कि आप एक जगह जाएं और फिर दूसरी जगह जॉब शुरू कर दें। उस वजह से अब जितने भी लोग हैं पूरे मुल्क दुनिया से आए हुए उनको डिपोर्ट करने की बात हो रही। पाकिस्तानियों को पहले कुछ उन्होंने मोहलत दी थी। अगर कोई सऊदी सफ़ीर, जो हमारे सफ़ीर है पाकिस्तान के सऊदी अरब में, अगर कोशिश हुई कल उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब हमारी हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए कि अगर मोहलत इनको कुछ और मिल जाए और ये किसी दूसरी मुलाजमत में एडजस्ट हो जाए वहाँ, तो ये बेहतर होगा। बादशाह सलामत भी इस पर गौर कर ले। बाकी तो मेरे भाई बात यह है, किसी भी मुल्क के जो कवानीन होते हैं वो बदले नहीं जा सकते, उनके मुताबिक हमें चलना पड़ता है जी। सऊदी कवानीन के अंदर रहते हुए इन पाकिस्तानियों को रिलीफ जरूर मिलनी चाहिए, और हुकूमत को, सऊदी हुकूमत को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। सब आपको पता है कि आप इस वक्त 299 पे खेल रहे हैं, 299 पे। अच्छा, कल हमारा 300 प्रोग्राम होगा। चलिए, हमें दीजिए कल तक के लिए इजाजत। कल फिर दोबारा अपने 300 प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 3 सेंचुरीज हो जाएंगी। 3 सेंचुरीज होंगे। अल्लाह ने हैट्रिक।